हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। आज हम 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप पैनिक ना हो। हम 1857 के क्रांति का संक्षेप विश्लेषण देखेंगे। 1857 का क्रांति बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसे पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। आज 1857 का क्रांति का पार्ट 1 है, जिसमें हम 1857 का क्रांति और कारण को देखेंगे। तो चलिए अब हम 1857 का क्रांति के बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 1857 का क्रांति। 1857 का क्रांति पहले है क्या, ये समझेंगे। इस क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यानी 1857 का जो विद्रोह है, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। यह विद्रोह 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ। इस विद्रोह का चिन्ह रोटी एवं कमल था। यहाँ चिन्ह का अर्थ यह है स्टूडेंट कि जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ प्रतीक के रूप में रखा जाता है, जिसे दिखाया जाता है तो वो समझा जाता है कि ये इसका निशानी है। उसी तरह इसमें रोटी एवं कमल का निशान रखा गया था। यह विद्रोह निम्न कारणों से हुआ, जिसे हम अपने शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके कारण कई थे, जिनमें से हम कुछ नीचे दिखाए हैं। पहला सामाजिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण और चौथा राजनीतिक कारण, पांचवा सैन्य कारण और छठा हड़प नीति था। सातवां तात्कालिक कारण, आठवां में अन्य आप जोड़ सकते हैं। अब हम इन सभी कारणों को अपने शब्दों में संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो हम जैसे कि ऊपर देखें, सबसे पहला कारण सामाजिक कारण था। तो अब चलिए सामाजिक कारण क्या था, इसे हम पढ़ते हैं। अंग्रेजों भारतीय समाज में हस्तक्षेप, यानी अंग्रेज द्वारा हमारे भारतीय समाज में जो पहले से सामाजिक आस्था थी, उस पर अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था। जैसे कि अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को समाप्त करना। सती प्रथा वह प्रथा थी स्टूडेंट कि जिसका पति का निधन हो जाता था, उस स्त्री को उसी वक्त उसी के चिता में जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रथा हमारे समाज में पहले हुआ करता था। इसी को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसे सामाजिक सुधारों को लागू करना। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का अर्थ यह है कि जिसका पति पहले मर जाता था, उस स्त्री को सती प्रथा के द्वारा तो वहीं पर चिता में जला दिया जाता था, लेकिन यह प्रथा समाप्त करके उस स्त्री को पुनः विवाह मतलब फिर से वह शादी कर सके, ऐसा समाज सुधार किया, जिससे भारतीयों को बहुत अधिक ठेस पहुंचा। क्योंकि वे चाहते थे कि जिसका पति का निधन हो गया हो, उसे उसी चिता में जिंदा जला दिया जाए। उसे इस समाज का कलंक माना जाता था। दूसरे नंबर पर है धार्मिक कारण।
ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और धर्मांतरण करने की अनुमति दी जाने लगी थी। हिंदुओं को तिलक एवं मुसलमान समुदाय को दाढ़ी रखने पर रोक था। जैसे कि स्टूडेंट, हमारे समाज में पहले से ही प्रथा चलती आ रही है कि हिंदू अपने माथे पर तिलक लगाएगा एवं मुसलमान दाढ़ी रखते हैं। यह धार्मिक आस्था अंग्रेजों द्वारा समाप्त किया जा रहा था। तीसरा आर्थिक कारण है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय संसाधनों का शोषण, पारंपरिक उद्योग का विनाश किया जाता था। यानी इसका अर्थ यह है कि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय संसाधन था उस पर शोषण किया जाने लगा और पारंपरिक उद्योगों का विनाश किया जाने लगा। जो हमारे देश में उद्योग थे, हमारे संसाधन थे हमारे जीवन यापन के लिए, उसे विनाश करने लगे और अपना उद्योग स्थापित करने लगे। चौथा है राजनीतिक कारण, ब्रिटिश विस्तारवादी नीति। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति का अर्थ यह है कि जो ब्रिटिश भारत में थे वे अपना क्षेत्राधिकार को विस्तार करने लगे धीरे धीरे, जैसे कि विलय नीति। इसके कारण कई भारतीय शासक की सत्ता छीन ली गई और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश समुदाय में मिला लिया गया। इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। जिस राजा महाराजा कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, उसका राज्य ये अपने कंपनी में मिला लिया करते थे, और जिस राजा को ये युद्ध में पराजित करते थे उसका भी राज्य अपने कंपनी में मिला लिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे वे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिए। पांचवा में सैन्य कारण, भारतीय सैनिकों के प्रति भेदभाव, खराब शर्तें एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इसका तात्पर्य यह है स्टूडेंट कि जो ब्रिटिश कंपनी में भारतीय सेना थे और जो ब्रिटिश सेना थे उन दोनों में भेदभाव किए जाते थे। उसके खान पान में भेदभाव, उसके रहन सहन में भेदभाव, उसके राइफल में भेदभाव और उसके वेतन भत्ते में भी भेदभाव किया जाता था। जैसे कि भारतीय को वेतन कम दिया जाता था और ब्रिटिश सैनिक को वेतन ज़्यादा दिया जाता था। ब्रिटिश सेना को पदोन्नति भी मिलता था। पदोन्नति का अर्थ यह है कि ब्रिटिश सेना अभी जिस अवस्था में था, कुछ दिन काम करने के बाद उससे ऊपर का पोस्ट दिया जाता था, जिसे आज हम लोग प्रमोशन कहते हैं। लेकिन भारतीयों को नहीं दिया जाता था। भारतीयों को यह पदोन्नति का अवसर नहीं प्राप्त था। छठा है हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी द्वारा यह नीति लाया गया था। इस नीति के तहत जिस भी राजा का कोई उत्तराधिकार नहीं होता था उसे राज्य को कंपनी अपने में शामिल कर लेते थे। इसका अर्थ यह है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक हड़प नीति लाया गया था। इस हड़प नीति के तहत जिस भी राजा का कोई संतान नहीं होता था उस राज्य को अपने कंपनी में मिला लिया करता था, और अगर कोई संतान को अडॉप्ट करता था तो उसे राजकुमार की उपाधि नहीं दिया जाता था। इसी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने कई राज्य को अपने कंपनी में शामिल कर लिया था, जिसमें से पहला था अवध, दूसरा था झांसी, जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई रानी थी। सातवां है तात्कालिक कारण। जैसे कि हम जानते कि किसी भी युद्ध के शुरू होने का कोई न कोई
तत्कालीन कारण होता है, तभी कोई न कोई युद्ध स्टार्ट होता है। तो इसका भी एक तत्कालीन कारण था। तो क्या था, आगे देखते हैं। नई एनफील्ड राइफल। पहले सैनिकों के पास एक दूसरा राइफल हुआ करता था, लेकिन उसकी जगह एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ। इसके कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस गाय और सूअर की चर्बी को पहले राइफल में दांतों से खींचना पड़ता था, तब गोली चलती थी। जो कि हमारे भारत में गाय को हिंदू माता मानते हैं। हिंदुओं को गाय के चर्बी वाले राइफल दिए गए थे और मुसलमानों को सूअर के चर्बी वाले राइफल दिए गए थे, जो यह विद्रोह को चालू करने का एक बहुत बड़ा कारण बना। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को यह बात पता चला कि इस इनफील्ड नामक राइफल में गाय और सूअर की चर्बी लगाया गया है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। यह बात पता चलते ही इस दिन लेफ्टिनेंट बॉब और मेजर ह्यूसन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इसमें रॉन्ग लिखा गया था, को गोली मार दी। इसी दिन से 1857 का विद्रोह शुरू हो गया, लेकिन यह विद्रोह की शुरुआत 10 मई को माना जाता है। यह क्लास पार्ट 1 है। इसका टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए पार्ट बाय पार्ट करके इसी तरह क्लास आपको दिया जाएगा। यह क्लास इस तरह से लिया जा रहा है कि 10, 12, ग्रेजुएशन और MA तक के सभी बच्चे पढ़ सकते हैं और इसे उसी तरह से अपने आंसर शीट में लिखें जिस तरह से यह लिखा हुआ है। अभी PG सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम 19 और 20 से स्टार्ट है। अगर उसमें आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक को लिख के कमेंट करें, आपको उस टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि PG सेमेस्टर 2 और 4 का सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास में खुद से आपको दूं, तो आप कमेंट करें